स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खबर इस पहर। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, मोदी कैबिनेट के विस्तार से पहले सिंधिया दिल्ली रवाना हो चुके हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने सारे कार्यक्रम निरस्त कर दिए। एक दो दिन में मोदी कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। मोदी कैबिनेट में ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल हो सकते हैं, इस तरीके की चर्चाएं लगातार हैं। और इसी बीच अब जानकारी है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने सारे कार्यक्रम निरस्त कर चुके हैं, दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। संकेत है कि एक दो दिन में मोदी कैबिनेट का विस्तार होगा, जिस पर चर्चाएं चल रही हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को बड़ी जिम्मेदारी कैबिनेट में मिल सकती है, इस बात के संकेत के साथ ही अब ज्योतिरादित्य सिंधिया दिल्ली रवाना हो चुके हैं। मोदी कैबिनेट के विस्तार से पहले सिंधिया का दिल्ली पहुंचना कई इशारे कर रहा है। कोई बड़ी जिम्मेदारी सिंधिया को मिल सकती है, इस बात को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही थी। हालांकि सिंधिया से जब भी इसको लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो जन सेवा की भावना रखते हैं, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं सोचते। लेकिन मोदी कैबिनेट के विस्तार से पहले सिंधिया दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। एक दो दिन में मोदी कैबिनेट का विस्तार भी हो सकता है। देखना होगा कि सिंधिया को कौन सी जिम्मेदारी केंद्र में मिलेगी। तो सिंधिया दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। लगातार आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं मोदी कैबिनेट के विस्तार से पहले। और एक दो दिन में मोदी कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। मोदी कैबिनेट में सिंधिया शामिल हो सकते हैं, इस बात को लेकर लगातार चर्चाएं गर्म हैं। मोदी कैबिनेट के विस्तार से पहले सिंधिया दिल्ली रवाना होंगे और सिंधिया ने अपने सारे कार्यक्रम निरस्त कर दिए हैं। अब जब आज वो दिल्ली पहुंचेंगे, कई आज बैठकें भी होने वाली है, क्योंकि मोदी कैबिनेट के विस्तार में सिर्फ 1 से 2 दिन का समय है। इससे पहले सिंधिया का दिल्ली दौरा बेहद अहम है। उन्होंने अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि कई कार्यक्रम थे एमपी में, लेकिन सिंधिया ने सारे कार्यक्रम अपने रद्द करते हुए दिल्ली का दौरा तय किया है। राकेश चतुर्वेदी ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद है। राकेश, दिल्ली के लिए रवाना होंगे सिंधिया, कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, कब वो दिल्ली पहुंचेंगे, क्या आज का उनका शेड्यूल रहने वाला है? देखिए, बिल्कुल लंबे समय से मोदी मंत्रिमंडल विस्तार की लंबे समय से अटकलें लगाई जा रही थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम मध्य प्रदेश के खाते से मोदी जो है मंत्रिमंडल में शामिल होने का लंबे समय से चल रहा है। सिंधिया की बात करें, सिंधिया जो है मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। आज वो उज्जैन, देवास, मालवा के उनके दौरे तय थे और जो उनका तय कार्यक्रम था, तय कार्यक्रम के तहत ज्योतिरादित्य सिंधिया को आज देर रात तक ये दौरे करना थे। कल सुबह भी 11 बजे करीब उनका दिल्ली निकलने का जो शेड्यूल था, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज अपने सभी कार्यक्रम निरस्त किए हैं। आनन फानन में ये कार्यक्रम निरस्त किए गए हैं। ठीक 3:30 बजे ज्योतिरादित्य सिंधिया इंदौर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। देखिए, सिंधिया के कार्यक्रम ऐसा पहली बार हुआ है जब सिंधिया ने अपने कार्यक्रम बीच में छोड़कर दिल्ली जा रहे हैं। और जो अटकलें चल रही हैं कि मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, ये भी लगभग तय माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश के खाते से ज्योतिरादित्य सिंधिया मंत्री बनाए जा सकते हैं। देखिए, हम सिंधिया की बात करें तो सिंधिया का कद इसलिए भी बड़ा है बीजेपी में, क्योंकि मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन में सिंधिया का अहम योगदान रहा है। सिंधिया के कारण ही मध्य प्रदेश में बीजेपी ने वापसी की है। और जो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो बीजेपी ज्वाइन की थी, तो सीधे तौर पर जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनसे मुलाकात करने के बाद की थी। तब से ही ये कयास लगाया जा रहा था कि बीजेपी ज्वाइन करने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी में बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। लेकिन राकेश, अगर चर्चा इस बात की है कि बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, तो फिर वो बड़ी जिम्मेदारी क्या हो सकती है केंद्र की तरफ से जो सिंधिया को दी जा सकती है? क्या इसको लेकर अनुमान है? देखिए, हम सिंधिया की बात करें, चाहे वो कांग्रेस सरकार में रहे हों, लेकिन जो जहां भी रहे हैं, भले उनका जो उतनी अधिक उम्र नहीं थी, लेकिन उनको पद बड़ा मिला है। सिंधिया की बात करें तो वो विदेश से पढ़े हुए हैं, यानी जो उनका कद है, जो वो सीधे चर्चा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री से बात कर रहे हैं, वो जो संघ प्रमुख से भी मुलाकात कर चुके हैं, वो लगातार पार्टी के बड़े नेताओं के संपर्क में हैं। तो ऐसे में जो है मध्य प्रदेश की ओर से बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक तो ये है कि कैबिनेट मंत्री बनेंगे, ये लगभग तय माना जा रहा है। दूसरी, उनको बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। अब वो बड़ी जिम्मेदारी कौन सी होगी? क्या रेल विभाग वो है, रेल मंत्रालय का बड़ी जिम्मेदारी हो सकता है, या फिर अन्य दूसरे मंत्रालय हो सकते हैं? राकेश, आप बने रहिए, हमारे साथ बने रहिए। मैं दिल्ली का रुख करूंगी। कुंदन सिंह इस वक्त मेरे सहयोगी दिल्ली से मौजूद हैं। कुंदन, क्योंकि आज ज्योतिरादित्य सिंधिया दिल्ली पहुंचने वाले हैं, क्या कार्यक्रम आज वहां पर है? कितनी हलचल दिल्ली में दिखाई दे रही है एक दो दिन में जब मोदी कैबिनेट का विस्तार होने वाला है? तो
देखिए बिल्कुल जिन जिन मंत्रियों की संभावित सूची इस नए रेसफल में आ सकती है उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी नाम बहुत प्रमुखता से शामिल है और मुझे लगता है कि वो दिल्ली में उनको बोला गया होगा कि दिल्ली में आप आइए, क्योंकि आने वाले 1 से 2 दिनों के अंदर जब कैबिनेट विस्तार होगा तो उनका दिल्ली में रहना जरूरी है और शायद यही वजह है कि उन्होंने अपने कार्यक्रम को रद्द करके यहाँ पे आएंगे। लेकिन जिस तरीके से नरेंद्र मोदी सरकार का काम करने का तरीका है और वो जिस वक्त आए थे इसके बाद उनको राज्यसभा का सांसद बनाया गया था, तो ये बात बहुत तय था कि राज्य में उनकी कोई भूमिका नहीं होगी, लेकिन केंद्र में एक बड़ी भूमिका के तौर पे वो आ सकते हैं और उनके अनुभव के आधार पर, युवा चेहरे के आधार पे मोदी के कैबिनेट में कई युवा चेहरे हैं जिनको बहुत बड़े प्रोफाइल दिया गया। मुझे लगता है कि उनके इंडिपेंडेंट चार्ज वो रह चुके हैं, उससे पहले पावर भी रह चुके हैं, एमओएस भी रह चुके, तो मुझे लगता है कि इस बार भी उनको एक अच्छा पोर्टफोलियो दिया जाएगा जिससे न केवल मध्य प्रदेश की राकेश सिंह का नाम भी चर्चा में है। इस वक्त सुर्खियों में ये भी नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया के अलावा। इसको लेकर इस वक्त आपके पास क्या जानकारी है? क्या राकेश सिंह भी उस लिस्ट में शामिल हैं? देखिए इंडिविजुअल्स नामों की चर्चा करें तो अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी कहना, क्योंकि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी सरकार के काम करने का तरीका है वो सबको पता है कि वो 2+2 यानी 4 के फॉर्मूले पे काम नहीं करती। 2+2 22 भी हो सकता, क्योंकि आपने देखा होगा कि इसी कैबिनेट में से कई मंत्री हैं जिनके पास 4-4, 5-5 बड़े पोर्टफोलियो है, लेकिन मध्य प्रदेश का जो अनुपात है पहले से ही 3 मंत्री ऑलरेडी वहां से बड़े पोस्ट पे आते हैं। थावरचंद गहलोत आते हैं, नरेंद्र सिंह तोमर आते हैं और पटेल आते हैं। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश होगी, हो सकता है कि एमओएस ऐसे पदों पे उनको सुशोभित किया जा सकता, लेकिन कोई बड़ा चेहरा, बड़ा पद मिले, उसकी सबसे प्रबल दावेदारी मध्य प्रदेश के अगर कॉन्टेक्स्ट में देखा लेकिन जाए कुंदन, अब देखिए जिम्मेदारी मिलने की अगर बात हो रही है, आप कह रहे हैं कि बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है और उस रेस में ज्योतिरादित्य सिंधिया सबसे आगे हैं, तो फिर क्या वो जिम्मेदारी हो सकती है? क्या प्रोफाइल पोर्टफोलियो हो सकता है ज्योतिरादित्य सिंधिया का? देखिए आप ऐसे कई बड़े कैबिनेट मंत्रालय हैं जिसमें वो पद खाली है। आप देखिए कि आज के डेट में कॉमर्स का अपना कोई मंत्री नहीं, आज के डेट में कंज्यूमर अफेयर्स का अपना कोई मंत्री नहीं, आज के डेट में बहुत सारे ऐसे मंत्रालय हैं जिन पे 2-2, 3-3 पोर्टफोलियो लोगों के पास है। सो मुझे लगता है कि बड़े इंपॉर्टेंट मंत्रालय जिनमें रेल हो सकता है, एग्रीकल्चर हो सकता है, कॉर्पोरेट अफेयर्स हो सकता है, टेलीकॉम हो सकता है, आईटी हो सकता है, पावर के तौर पे हो सकता है, कोल के तौर पे हो सकता है, फर्टिलाइजर के तौर पे हो सकता है। बहुत सारे बड़े मंत्रालय हैं। आप बहुत बड़े की तो श्रेणी में ही नहीं आते। जिन बड़े मंत्रालयों को दिल्ली में रायसीना हिल्स के मंत्रालय कहे जाते हैं, जिनमें आप डिफेंस की बात करें, फाइनेंस की बात करें, रेल की माफ कीजिएगा, गृह मंत्रालय की बात करें और विदेश मंत्रालय की बात करें, लेकिन उनके नीचे जो इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े मंत्रालय, हेवी इंडस्ट्रीज की बात कर ले, रोड की बात कर ले, शिपिंग की बात कर ले, कोल की बात कर ले, फर्टिलाइजर की बात कर ले, कंज्यूमर अफेयर्स की बात करें, बड़ा देश है, बड़ी पोर्टफोलियो है, पेट्रोलियम की बात करें, तो मुझे लगता है कि अमंग्स मिड सेगमेंट के जो बड़े मंत्रालय हैं उनमें एक बड़ी भूमिका के तौर पे हो सकता है कि उनको कैबिनेट के तौर पे न किया जाए तो इंडिपेंडेंट चार्ज के तौर पर, यानी वो खुद अपने एक मंत्रालय को संभालेंगे, उनके अंडर कोई एमओएस नहीं रहेगा। इस तरह के कॉन्सेप्ट में उनकी जिम्मेदारी तय की जा सकती है। जहां तक राकेश सिंह का सवाल है, हो सकता है कि जब राज्य में कुछ नेताओं को वहां पे केंद्र में लाया जाए तो बतौर वो चूंकि वहां के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं तो एमओएस के तौर पे कोई बड़ी मंत्रालय या बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। कुंदन, लौटती हूँ मैं आपके पास। राकेश चतुर्वेदी भी लगातार मेरे सहयोगी बने हुए हैं भोपाल से। राकेश, क्या अटकलें हैं? क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम के साथ ही राकेश सिंह के नाम पर भी बातचीत हो रही है, चर्चाएं चल रही हैं। इसको लेकर आपके सूत्र क्या कहते हैं? एमपी का माहौल इस वक्त क्या है इस नाम पर? देखिए बिल्कुल एमपी के माहौल की बात करें तो सिंधिया के साथ और भी कई जो चर्चे चेहरे हैं उनके नाम चर्चाओं में हैं। हम बात करें राकेश सिंह की, राकेश सिंह का नाम भी चर्चा में है। हम बात करें कैलाश विजयवर्गीय की, उनका भी नाम चर्चा में है। देखिए लेकिन हम समीकरण समझे, हम कड़ियां देखें तो अभी जो केवल और केवल ज्योतिरादित्य सिंधिया है उनका इशारा हुआ है दिल्ली की ओर जाने का, कार्यक्रम केवल उनके निरस्त हुए हैं। यानी ये तय माना जा रहा है कि सिंधिया के पास कॉल आ चुका होगा, सारे समीकरण बन चुके होंगे, तभी यह हुआ है। क्योंकि हम ज्योतिरादित्य सिंधिया के कार्यक्रमों की बात करें
तो ये कभी नहीं होता कि सिंधिया अपने कार्यक्रम बीच में निरस्त करके कहीं निकल रहे हैं। यानी हम कह सकते हैं सीधे तौर पर कि अभी भले ये अटकलों का दौर ही हो, कयासों का दौर हो, लेकिन ये कहीं ना कहीं इशारा हो चुका है कि सिंधिया तो मंत्री बनने जा रहे हैं। बाकी हम नेताओं की बात करें, अभी उनके जो कॉल ट्रेस किए हैं, जो हमने चर्चा हुई है, अभी तक इसी तरह का किसी के पास कॉल नहीं आया। अभी किसी का दिल्ली जाने का शेड्यूल भी नहीं बना है। यानी अभी जो मध्य प्रदेश के खाते के दूसरे नेताओं के नाम चल रहे हैं, केवल वो चर्चा ही है, किसी की और ऐसा भी तैयारी नहीं हुई है कि हाँ उसको दिल्ली निकलना है, दिल्ली के लिए उड़ान भरना है। यानी अभी कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के खाते से जो अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया ही एकमात्र ऐसे नेता हैं जो कि मंत्री बनने जा रहे हैं। हालांकि जो अभी संभावनाएं कई तरह की हैं, लेकिन किसी तरह का अभी कोई दिल्ली का कोई शेड्यूल नहीं बना है, किसी को अचानक कोई कॉल नहीं आया है। और जहां तक जो है चर्चा जरूर अटकलों का दौर मध्य प्रदेश में लगातार जारी है, लेकिन एक खबर ये भी है, जो चर्चा है जिस तरह से जो कैलाश विजयवर्गीय का नाम चर्चाओं में चल रहा है, राकेश सिंह का नाम चर्चाओं में चल रहा है, चर्चा ये भी है कि मध्य प्रदेश से किसी जो केंद्रीय मंत्री है, किसी का पत्ता भी कट सकता है, पत्ता नहीं कटता तो उनका विभाग में फेरबदल हो सकता है। ये भी एक तरह की चर्चा है। ठीक है राकेश, कुंदन भी लगातार दिल्ली से बने हुए हैं मेरे साथ। कुंदन, फेरबदल किया जा सकता है, क्या स्थिति इस वक्त आप समझ पा रहे हैं दिल्ली में, क्योंकि आप लगातार इस न्यूज को कवर कर रहे हैं? क्या किसी मंत्री को दूसरा विभाग दिया जा सकता है, फेरबदल हो सकता है? क्या बड़ा उलटफेर होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं क्या अभी? देखिए, बिल्कुल दूसरे दौर के 2 साल के बाद एक कैबिनेट का रिसफल हो, हालांकि कई वजहों से कैबिनेट देरी हो गई। इसमें कोविड एक बहुत महत्वपूर्ण वजह है, पश्चिम बंगाल की हार एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। लेकिन अगर आप मध्य प्रदेश की कोटे की बात करें तो प्रहलाद पटेल के पास 2 बड़े मंत्रालय हैं, टूरिज्म है, कल्चर है। इसके अलावा थावरचंद गहलोत के पास बड़ा सोशल जस्टिस का मंत्रालय है। तो मुझे लगता है कि नरेंद्र सिंह तोमर के पास 2 मंत्रालय, रूरल डेवलपमेंट की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें, तो इन पोर्टफोलियो को हल्का जरूर किया जाएगा और शायद हल्के करने की वजह से दूसरे को एडजस्ट किया जाएगा। ये तो करीब करीब तय है। ऐसे पीयूष गोयल, उनके पास 3 मंत्रालय हैं, माफ कीजिएगा 4 मंत्रालयों का दौर है। तो मुझे लगता है कि इस तरह के फेरबदल बहुत संभव है। और जो मिड सेगमेंट के बड़े चेहरे हैं, एक बड़ा नाम जरूर निकल के सामने आ रहा है कि हेलो, चलिए राकेश लगातार बने हुए हैं। कुंदन, मैं फिर से आपको जोड़ती हूं। कुंदन भी लगातार हमारे साथ बने हुए, राकेश भी भोपाल से लगातार जुड़े हुए हैं। राकेश, देखिए, अब जब 2-2.5 साल बाद जाकर इस तरीके से कैबिनेट का विस्तार हो रहा है, तो जाहिर तौर पर आगे के लोकसभा चुनाव के लिए 2024 के लिए एक नई टीम के साथ मोदी सरकार होगी। देखिए, बिल्कुल हम मध्य प्रदेश से बात करें तो मध्य प्रदेश से ऐसे कई दिग्गज चेहरे हैं जो ना सिर्फ केंद्र में मंत्री हैं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी भी माने जाते हैं। देखिए, नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें, नरेंद्र सिंह तोमर के पास एक अहम विभाग है, कृषि विभाग है। और जिस तरह से देश में किसानों का पूरा आंदोलन चला है, उसमें कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने फ्रंट पर रहकर पूरा जो है मैनेज करने का प्रयास किया गया है। वो बात एक अलग है कि किसान आंदोलन अभी भी जारी है। और जो ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो हम समीकरणों की बात करें, जिस तरह से उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी, देखिए हमको वो समीकरण देखना होगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का मोदी कैबिनेट में कद कितना बड़ा होगा। ये समीकरण समझने के लिए हमको ज्योतिरादित्य सिंधिया के उस बिहाफ पे जाना पड़ेगा, उस दायरे में जाना पड़ेगा जिस स्तर पर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी। देखिए, बीजेपी ज्वाइन करने से पहले जो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तमाम जो पार्टी के दिग्गज नेता हैं, चाहे हम नरेंद्र मोदी की बात करें, जेपी नड्डा की बात करें, इन लोगों से सीधी चर्चा ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की थी। और जिस तरह से बीजेपी ज्वाइन करने के बाद मध्य प्रदेश में जो ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद बढ़ा है, देखिए उन्होंने अपने जो ऐसे तमाम नेता जो कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, अपने पसंद के उनको विभाग दिलवाए हैं। वो विभाग जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास पहले से थे। हम बाद में कार्यकारिणी की बात करें, मध्य प्रदेश में जो कार्य समिति की घोषणा हुई है, उसमें सबसे जो अहम चेहरे हैं वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के हैं। जितना जो दूसरे मध्य प्रदेश के बड़े नेताओं के संपर्क वाले नेताओं को जगह नहीं मिली, उससे अधिक ज्योतिरादित्य सिंधिया के लोगों को जगह मिली है। तो जाहिर तौर पर सिंधिया का न सिर्फ मध्य प्रदेश में कह सकते हैं दबदबा बना है, बल्कि केंद्र में भी जिस तरह से वो बड़े नेताओं से चर्चा कर रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश जब भी दौरे पर आते हैं तो मध्य प्रदेश के जो
टॉप 5 नेता हैं उनसे उनकी मुलाकात होती है। मध्य प्रदेश में श्वेता सिंधिया संघ कार्यालय जाते हैं। दिल्ली की बात करें, दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी सीधी बातचीत होती है। जेपी अड्डा से वो डायरेक्ट मुलाकात करते हैं। तो जाहिर तौर पर सिंधिया को बीजेपी ज्वाइन करने के बाद एक लंबे समय तक जरूर प्रतीक्षा करना पड़ी है। हालांकि उनको तुरंत जो है राज्यसभा सदस्य बनाए जाने के बाद मंत्री पद नहीं मिला है, लेकिन अब इतनी प्रतीक्षा के बाद उनको जो पद दिया जाएगा तो जाहिर तौर पर है वो प्रोफाइल बड़ी होगी और सिंधिया जो है बड़े कद के साथ ही जाएंगे। क्योंकि बिल्कुल देखना होगा राकेश कि ये पद क्या होता है, पोर्टफोलियो उनका क्या होगा। कुंदन भी लगातार दिल्ली से जुड़े हुए हैं। कुंदन, क्या ये मोदी सरकार की एक मजबूरी भी थी, क्योंकि मध्य प्रदेश में सत्ता में वापसी की गई तो ज्योतिरादित्य सिंधिया उसकी वजह थे, तो क्या ये जिम्मेदारी एक प्रेशर था क्या सरकार पर कि कोई बड़ा विभाग, कोई बड़ी जिम्मेदारी ज्योतिरादित्य सिंधिया को देना पड़ेगा? ये बिल्कुल राजनीति में बैलेंसिंग एक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस घड़े की बात करें तो दो बड़े चेहरे थे, कमलनाथ थे और दूसरी ये कहा जाता था कि जो उस वक्त मुख्यमंत्री बनना चाहते थे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया थे और ज्योतिरादित्य सिंधिया को नहीं बनाया गया। नतीजा वो नाराज हुए और वो टूट के बीजेपी में आए और तमाम अपने समर्थक विधायकों को भी लेके आए, जिसकी वजह से आज शिवराज सिंह चौहान की सरकार है। ऐसे में केंद्र और बीजेपी को पता है कि अगर उनको केंद्र में अच्छा बैलेंसिंग एक्ट के तहत बड़ा मंत्रालय नहीं दिया गया तो उसका नुकसान फ्यूचर में जाकर मध्य प्रदेश की राजनीति में हो सकती है। और चूंकि वो एक कद से आते हैं, एक विरासत से आते हैं, उनकी एक साख है, ग्वालियर के आसपास के जिलों में उनका एक प्रभाव है, उनके खुद के फादर की लेगेसी है, उनकी बहन मुख्यमंत्री रह चुकी हैं मध्य प्रदेश, माफ कीजिएगा राजस्थान की, उनकी माता संघ की, दादी संघ की बड़ी नेताओं में शामिल थी। तो वो एक क्लाउड है, उस क्लाउड की वजह से उनको बड़ी पद, बड़े महत्वपूर्ण रोल देना मजबूरी भी है। दूसरी तरफ बीजेपी की कोशिश है कि देश भर में कांग्रेस को भी एक संदेश दे कि उनके लोगों को जिन्होंने महत्व नहीं दिया या उनको किनारा किया, उनको बीजेपी ने किस तरीके से अपने अच्छे जगह पर रखा, अपनी टीम में शामिल किया और उसी का नतीजा आपने देखा कि इस तरीके से जतिन प्रसाद शामिल किए गए। और असम एक बड़ा उदाहरण है जहां से हेमंत बिश्व शर्मा कांग्रेस के सेकंड कमांड थे और वो आने के बाद, तरुण गोगोई की सरकार में आने के बाद आज वो लीड किया और आज वहां के मुख्यमंत्री है। सो ये भी एक संदेश है मध्य प्रदेश के लिए कि ऐसा नहीं है कि बाहर से नेता जो आते हैं बीजेपी में अगर काम करते हैं प्रभावशाली तरीके से, उनके नेतृत्व का बीजेपी को फायदा होता है तो उनको उसको नवाजा भी जाता है। बिल्कुल कुंदन, और बीजेपी अपनी इस छवि को बरकरार रखना चाहती है कि परिवारवाद सिर्फ कांग्रेस में है, बीजेपी में काम के आधार पर पद मिलता है, विभाग मिलता है। बहुत शुक्रिया फिलहाल आप दोनों का जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।